हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लेक्चर नंबर 2 है केमिस्ट्री का, क्लास 12th सॉल्यूशन चैप्टर का। आज हम ये 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं, मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। फर्स्ट हम सॉल्युबिलिटी के बारे में जानेंगे। सेकेंड, ही सॉल्युबिलिटी से ही रिलेटेड हैं सारे टॉपिक कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं कौन से सॉल्यूशन को, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन को। देन हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट, जो कि हेनरीज लॉ से ही आता है। सिग्निफिकेंस यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिफ्थ टॉपिक पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। कोशिश करेंगे कि हम ये आज 5 टॉपिक कवर कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्युबिलिटी से। सॉल्युबिलिटी से मतलब क्या समझ आता है, नॉर्मल डेफिनेशन तो आपकी बुक में भी हैं, मैं आपको सिर्फ चीज़ें समझा रही हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि आपको नोट्स मिलें तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी से। सॉल्युबिलिटी का कहने का मतलब क्या है कि हमने मानो कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, पहले तो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रखा, मैंने स्पेसिफिक यानी कि फिक्स कर लिया, मैंने फिक्स कर लिया सॉल्वेंट हमारे पास जैसे कि है वाटर। फिर उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर रखा कि 100 डिग्री सेल्सियस, कोई भी एक टेम्परेचर रख लिया वाटर का। फिर उसके अंदर मैंने कोई सॉल्वेंट डाला, माना मैंने कि सॉल्वेंट में मैंने क्या डाला, सॉल्यूट में मैंने क्या डाला, शुगर डाला। सॉल्वेंट तो हमारे पास वाटर है ना, वाटर के अंदर हम डाल रहे हैं, सॉलिड में हमने शुगर डाला। तो सॉल्वेंट और टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। अब इतने टेम्परेचर पे और इतने ही वाटर पे हमारी जितनी शुगर घुल पाएगी, मानो मैंने ली 100 ग्राम चीनी ली और इतने एग्जाम्पल मान रही हूँ, और मानो कि मेरे इतने में ही 50 ग्राम चीनी घुल पाई और 50 ग्राम चीनी मेरी रह गई, तो जितनी चीनी घुली है वो चीनी की क्या कहलाएगी हमारे पास, सॉल्युबिलिटी। यानी कि इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँ, द मैक्सिमम अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जो चीज़ घुल सकती है, द मैक्सिमम अमाउंट डेट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। क्लियर हुआ सॉल्युबिलिटी एग्जाम्पल से समझाया। तो आगे फर्स्ट टॉपिक हमारा कवर हो गया, इसमें सिर्फ डेफिनेशन ही बतानी थी। सेकंड टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिड एंड लिक्विड, कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या क्या नेचर ले रहे हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के हम क्या क्या नेचर ले रहे हैं। इसके लिए जो बहुत फेमस लाइन है आपको हर तरीके की बुक में मिल जाएगी, विच इज़ लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि आपके फ्रेंड जो, जैसे कहते हैं ना वाइब मैच करनी चाहिए बस दोस्तों के साथ, तो सेम सिमिलरली सॉलिड और सॉल्वेंट भी अपनी वाइब मैच करते हैं। लाइक डिजॉल्व यानी कि पोलर घुलेगा पोलर में ही और नॉन पोलर सॉल्युबल होगा नॉन पोलर में ही। इसका बस इतना ही मतलब है कि अगर आप अपने फ्रेंड, जैसे आप बहुत चुलबुले टाइप हो तो आपको अपने फ्रेंड भी वैसे ही चाहिए, आपको चुप रहने वाले फ्रेंड पसंद ही नहीं आएंगे, और जो इंट्रोवर्ट्स है उन्हें इंट्रोवर्ट्स फ्रेंड्स ही चाहिए। तो सेम, जो पोलर है उसे पोलर चाहिए और जो नॉन पोलर है उसे नॉन पोलर चाहिए। इसके लिए आप बस एक लाइन याद करनी है, लाइक डिजॉल्व लाइक। और ये जैसे कहते हैं कुछ टर्म्स होती है जिनसे मार्क्स मिलते हैं, तो ये वो टर्म है लाइक डिजॉल्व लाइक वाली, ये आपको अपने एग्जाम में यूज़ करनी है अगर ये आता है तो। सेकेंड फैक्टर कौन सा है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पे। तो दो इफेक्ट टेम्परेचर हमारे दो तरीके से हो सकते हैं, एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। अब आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, एंडोथर्मिक में क्या होता है, जिसके अंदर जो हमारी हीट हमें देनी पड़ती है, यानी कि ऐसा स्टूडेंट जिसे हमें फोर्स करना पड़ता है कि भाई पढ़ पढ़ पढ़, यानी कि उसके ऊपर फोर्स करें, यानी कि उसके ऊपर हम हीट लगा रहे हैं, तो वो क्या आएगा हमारा एंडोथर्मिक में। दूसरी तरफ आता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी कि ऐसा स्टूडेंट जो खुद पढ़ रहा है बल्कि उल्टा टीचर्स को भी चीज़ें समझा रहा है, तो यानी कि वो हीट एक तरीके से निकाल रहा है। एक्सो में क्या होता है, हीट एग्जिस्ट होती है, बाहर एग्जिट होती है, बाहर निकलती है, और एंडो में हम हीट उल्टी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो एक्सो में हमारे पास जो डेल्टा एच होता है वो होता है नेगेटिव, हीट निकलती है, और एंडो में डेल्टा एच पॉजिटिव, यानी कि हमें उसको हीट देनी पड़ती है। अब ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी पे क्या पड़ता है।
देखो एक्सोथर्मिक, सबसे पहले आपको ये देखना है वो चीज़, वो इक्वेशन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक, जो भी वो रिएक्शन हो रही है। एक्सोथर्मिक में अगर मानो कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करा, अगर आपने अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। और इसके साथ क्या है, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करा तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये दो इफेक्ट होते हैं टेम्परेचर पे। अगला इफेक्ट है प्रेशर। प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों की दोनों। सेकेंड टॉपिक कवर हो गया। अब थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ किस में मिलता है आपको, हेनरीज लॉ है जो वो मेनली होता है हमारे पास हेनरीज लॉ हमारे पास गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होता है, कि गैस ले लिया हमने कोई और उसके अंदर लिक्विड, जैसे कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन, वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मल एग्जांपल दिए गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन के। हेनरीज लॉ समझने की हम कोशिश करते हैं। हेनरीज लॉ क्या कहते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर रख लो भाई, एक कांस्टेंट एक टेम्परेचर आप अपना मान लो कोई भी। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, कौन से सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी, गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन की। जो भी सॉल्युबिलिटी आएगी, सॉल्युबिलिटी अभी हमने यहाँ पे डिफाइन करी थी यहाँ पे, तो जो भी सॉल्युबिलिटी होगी, जो भी हमारे पास सॉल्युबिलिटी होगी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं। पार्शियल प्रेशर किसका, गैस का, जो कि उस लिक्विड के ऊपर आ जाएगी। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर के ऊपर जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, सेम एग्जांपल है यहाँ पे भी। सॉल्युबिलिटी आ गई हमारे पास यहाँ तक, उस सॉल्युबिलिटी के ऊपर जो यहाँ प्रेशर आ जाता है, या फिर दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि मानो आप चावल उबाल रहे हो, बाउल में आप चावल उबाल रहे हो, उसके ऊपर आपने प्लेट रख दी, जब उसको उठाते हैं तो उसके ऊपर आ जाती है ना ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, तो वो क्या होता है पार्शियल प्रेशर, कि वो दोबारा कंडेंसेशन में जाना चाहती हैं। जब इक्वल हो जाता है हमारे पास इवापोरेशन और कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, उस वक्त जो हम प्रेशर मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्लियर हुई पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन। तो सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो कि उस लिक्विड के ऊपर होती है, उस लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट होती है, अबव द लिक्विड। ठीक है। अगर हम सॉल्युबिलिटी को हम सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, आपको याद होगा पिछली क्लास वाला मोल फ्रैक्शन क्या होता था, फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, सॉल्यूट के, अपन में सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट प्लस में सॉल्यूट। अगर हम वो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे यूज़ करते हैं सॉल्यूशन में, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि जो सॉल्युबिलिटी देन इट कैन बी सेट, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मोल फ्रैक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है पार्शियल फ्रैक्शन के, यानी कि सॉल्युबिलिटी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, मोल फ्रैक्शन में। हो गया, ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब इस कांस्टेंट को हटा के, नॉर्मली फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, एक हेनरीज कांस्टेंट आ जाता है KH, इसको ही हम क्या बोल देते हैं अपना हेनरीज कांस्टेंट। इसको क्या बोल देते हैं हम अपना हेनरीज कांस्टेंट। इसकी यूनिट आती नहीं है, फिर भी याद करना चाहो तो कर लो, टॉर। टॉर इसकी यूनिट होती है, SI यूनिट। डन, ये था हमारे पास हेनरीज लॉ। थर्ड टॉपिक हमारे पास हमारा कवर हो गया। अब हम चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज लॉ, यानी कि जो ये हमारे पास हेनरीज लॉ निकल कर आया है, इसकी क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। नॉर्मल सी है कि जैसे कि आप अलग अलग गैसेज होंगी भाई, N2 हो गया, O2 हो गया, अलग अलग गैसेज होंगी, तो उनके पास जो अपनी KH वैल्यू होगी, KH यानी कि जो हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी अलग अलग सॉल्वेंट पे, यानी कि मानो कहीं वाटर ले लिया मैंने, कहीं कोई बेंजीन ले लिया, अलग अलग गैस हो और सॉल्वेंट पे अलग अलग हो, तो उन सब की KH वैल्यूज़ भी क्या क्या आती हैं, डिफरेंट, सबकी KH वैल्यूज़ अलग अलग आएगी। भाई N2 को वाटर के साथ डाल दो उसकी अलग आएगी, N2 को बेंजीन के साथ डाल दो उसकी अलग आएगी। सिमिलरली O2 को डाल दो वाटर में और O2 को डाल दो बेंजीन में, तो सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी KH वैल्यू। तो यही हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंस है कि डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH वैल्यूज इन सेम सॉल्वेंट
एंड एट द सेम टेम्परेचर हमें सेम रखना है, क्योंकि ये हमने हेनरीज लॉ के ही एक तरीके से कांस्टेंट की सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं। और हेनरीज लॉ में मैंने फर्स्ट चीज़ ये बताई थी, टेम्परेचर क्या रखना है हमें, सेम कांस्टेंट। तो वही कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो हमें क्या सजेस्ट करता है, ये हमें बताता है कि जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वो हमारे को गैस का नेचर बताता है, उसका फंक्शन एक तरीके से। डन, ये हो गया फर्स्ट सिग्निफिकेंस। सेकंड सिग्निफिकेंस क्या कहता है कि मानो आपने गैस इज डिफरेंट थी, आपने N2O2, लेकिन आपने क्या करा, उसके साथ एक ही सॉल्वेंट में डाल दी, वाटर के अंदर N2 डाला एक बार, वाटर में एक बार आपने ऑक्सीजन डाला। तो आप क्या नोटिस करते हो कि हमारे पास KH वैल्यू सबकी अलग अलग आ रही है, हर बार KH वैल्यू अलग आ रही है। देन इससे पता लग रहा है गैस के नेचर पे मेनली हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिपेंड करता है, इतना हमारे पास सॉल्वेंट के नेचर में नहीं करता। ठीक है। और एक चीज़ जो बहुत यूज़ होती है कि KH की वैल्यू बढ़ती है टेम्परेचर के साथ साथ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी KH की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके गाइस, KH की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं, टेम्परेचर बढ़ाओगे KH की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती है। क्यों कम होती है? पार्शियल प्रेशर बढ़ा, मोल फ्रैक्शन बढ़ा, सॉल्युबिलिटी कम। अब पूछोगे सॉल्युबिलिटी कैसे कम, देखो इससे हम KH का रिलेशन निकालो। टेम्परेचर बढ़ा, KH बढ़ा, KH बढ़ने पे हमारी मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, कम। तो टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। मोल फ्रैक्शन को हमने क्या मांगना था, सॉल्युबिलिटी तो माना था। तो टेम्परेचर बढ़ा, हेनरीज कांस्टेंट बढ़ा और हमारे पास सॉल्युबिलिटी हमारी कम हो गई। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं मेनली। इसका एक एग्जांपल ये भी होता है कि जो हमारे पास एक्वेटिक स्पीशीज़ होती हैं वो कोल्ड वाटर के अंदर ज़्यादा स्टेबल होती हैं रैदर देन वार्म वाटर। क्यों? क्योंकि वार्म वाटर टेम्परेचर बढ़ा, सॉल्युबिलिटी उनकी कम हो गई, और कोल्ड वाटर में क्या, टेम्परेचर घटा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। 4 टॉपिक कवर। 5th टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं, आसपास ही देखा होगा आपने, कोल्ड ड्रिंक्स। जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, आप देखते हो जैसे मानो कोक होती है, जैसे खोलते हैं ना उसमें आवाज़ आती है, यानी कि उसके अंदर से प्रेशर निकलता है। उनको हम कैसे सील करते हैं, टेस्ट बनाने के लिए बेवरेजेस को, उनके ऊपर हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर से CO2 गैस भर दी जाती है टेस्ट बनाने के लिए। और जैसे ही वो सारी गैस, जैसे ही आपने, बहुत हाई प्रेशर से होती है भाई, अब जैसे ही आपने किसी को जेल में कैद कर, आपने जेल खोल दी तो बाहर भागेगा ना। सिमिलरली आपने कोक की बोतल का या कोई भी कोल्ड ड्रिंक का आपने ढक्कन खोल दिया कैप, तो वो जो प्रेशर होता है, जो हमने CO2 बहुत हाई प्रेशर से उसके अंदर फिल की होती है, वो भागना चाहती है वहाँ से, तो इसी वजह से वो इसकी आवाज़ निकालती आती है, एक आवाज़ निकालती है, वो बाहर जाती है। और आप देखते हो कि जब आप कोल्ड ड्रिंक खुली छोड़ देते हो आपको टेस्ट नहीं आता उसके अंदर, आप बोलते हैं भाई टेस्ट तो ठंडी ठंडी में आता है, जब हम नई नई खोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? नई नई के अंदर हमारे पास CO2 फिल होती है, पुराने के अंदर CO2 फिल नहीं होती है, यही फ़र्क होता है। तो इसको बोलते हैं हम इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है CO2 की सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर में जब हम बॉटल को सील करते हैं हाई प्रेशर के अंडर। दूसरी एप्लीकेशन आती है जो हमारे पास डीप, यानी कि आपने देखा होंगे स्कूबा डाइवर्स की। स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, मेनली एक प्रॉब्लम से, एक डिशीज से गुजरते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंड्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, बैंड्स। बैंड्स में क्या होता है कि स्कूबा डाइवर्स जब नीचे जाते हैं, जब वो नीचे जाते हैं तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। नीचे जाते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ क्या, तो जो उनके आसपास जो भी गैस होती हैं, नाइट्रोजन गैस, वो उसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। जैसे वो नीचे जाते जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन वो जैसे ऊपर आते जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है भाई। अब वो नीचे गए भाई, बहुत सारी उनकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन गैस भर गई, अब वो वापस ऊपर आ रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी घट रही है। तो जब नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है ना, तो नाइट्रोजन गैस एक बबल्स की तरह बाहर आती है, उसमें कहीं पर ब्लड भी आ जाता है। उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, बैंड्स। इस प्रॉब्लम से स्कूबा डाइवर हमारे फेस ना करें, इसलिए हम क्या करते हैं, उनके टैंक भर देते हैं, उसके अंदर हम उन्हें हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस देते हैं। मेनली हीलियम गैस का टैंक होता है वो, स्कूबा डाइवर्स को हम टैंक दे देते हैं हीलियम का, जिसकी वजह से उनको मास्क पहना देते हैं, तो
उनके अंदर ना सॉल्युबिलिटी कम कर देता है। ये गैस क्या करती है, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम कर देती है। भाई जब बॉडी के अंदर नाइट्रोजन गैस जाएगी ही नहीं इतनी, तो वो बाहर उतनी नहीं आती, तो ये वो बेंड्स प्रॉब्लम फेस नहीं करती। अब जो थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास वो कौन सी है, हाई एल्टीट्यूड वाली। आप देखते हो जब आप बहुत पहाड़ों पे जाते हो तो आपको चक्कर आने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाती है एट कंपैरिजन टू द ग्राउंड लेवल। इसी वजह से कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम हो गई ब्लड में, तो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके की थकान होती है। और ये कौन सी बीमारी के सिम्टम्स हैं, एनोक्सिया के। तो ये गाइस सारे पांचों टॉपिक मैंने आज कवर कर लिए। आपको इनमें किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना। आप नोट्स चाहते हो जब भी कमेंट करना, और आपको ऐसे समझ आ रहा है तो आप ऐसे बता देना। एनसीईआरटी क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहते हो जब भी कमेंट करना। ओके, थैंक यू गाइस।